हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर और हमने कौन कौन से फोर्स पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, और फिजिकल वर्ल्ड में और जनरल चीज़ें, कोई विशेष मुश्किल नहीं है। आज हम इसको समाप्त कर रहे हैं इस चैप्टर को, और इसका लास्ट टॉपिक है उसके बारे में और आपको बता रहे हैं। वो क्या, आपका कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन वर्ड होता है आपका संरक्षण, हिंदी में होते हैं। देखिए, व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ? व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम with certain conditions, this phenomena is called conservation law of that physical quantity। कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है कुछ शर्तों का पालन करते हुए, तो ये जो आपका नियम है इसे क्या बोलते हैं? संरक्षण नियम या कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। ठीक, तो क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ? व्हेन any physical quantity does not change with time with certain conditions, then this phenomena is called conservation law। और आपके कंजर्वेशन लॉ खूब है। फर्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ, ये लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इफ मास ऑफ द बॉडी इज m और v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकुलर बॉडी, देन p इज इक्वल टू mv इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक, यदि आपकी कोई बॉडी है, सिस्टम है, पार्टिकल है, m क्या है उसका? मास, और वो मोशन में v क्या है उसकी? वेलोसिटी, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब किसी भी सिस्टम का या बॉडी का या पार्टिकल का ये जो आपका लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा या कब चेंज नहीं होगा टाइम के साथ? व्हेन f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। यदि आपके किसी सिस्टम या बॉडी या पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो? 0, या बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा या अनचेंज होगा विद टाइम। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हेन no external force apply on a body, then the linear momentum body is constant। this is called law of conservation of linear momentum। तो ये क्या है? conservation of linear momentum। तो यदि किसी भी बॉडी या सिस्टम या पार्टिकल पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0, तो सिस्टम या बॉडी या पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ अनचेंज रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। और ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ को पढ़। सेकंड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? देखिए, यदि हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, ये कोई बॉडी है, ये r रेडियस के पाथ में इस v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक, बॉडी का मास कितना है? m। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है। और मैथ्स में पढ़ा है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। ठीक, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है आपका j, वो डिफाइन किया जाता है r p sin थीटा, where theta is the angle between r and v, या j is equal to r p की जगह लिखते हैं mv, ये लीनियर मोमेंटम है, और sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो j is equal to हो गया mvr। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अब आपको अभी तक ये क्या बच्चों, इसके बारे में डिटेल में हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे
तो इसके बारे में खूब सारा पढ़ेंगे। ये तो एक ब्रीफली एक हल्के स्तर पर आपको बता रहे हैं। तो ये क्या आपका एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, जब किसी भी चीज को हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो फोर्स से पार नहीं पड़ती, हमको लगाना पड़ेगा टॉर्क, जिसे हम बोलते हैं बलागुण। तो यदि आपकी बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो, 0। यदि किसी भी बॉडी या पार्टिकल या सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, 0, तो उस कंडीशन में जे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में तो था फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0, तो P क्या होगा, कांस्टेंट। और जब आपका टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात होती है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और एंगुलर मोमेंटम की बात होती है सर्कुलर मोशन के लिए। जब टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला 1/2m²। और पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करिए यदि आपका ये जो पेन है इसको मैं जमीन से h हाइट तक ले आऊं, ठीक, तो इसको उठाने में मैंने वर्क किया है, तो मैंने जो वर्क किया है वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक, उसको हम कहेंगे mgh। आपकी और भी होंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जनरल समझ लें। तो आप समझो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो जोड़ होता है उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कब अनचेंज रहेगी, कब कांस्टेंट रहेगी, कि आपके सिस्टम के ऊपर आपके कंजर्वेटिव फोर्स काम करे। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं कि यदि फोर्स द्वारा किसी सिस्टम पर जो वर्क किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं हो तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपके स्तर पे नहीं है, थोड़ा चैप्टर समझेंगे, पढ़ाएंगे जब। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर में से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे फोर्स थे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी भी सिस्टम या बॉडी पर जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल है इसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब देखिए, यदि इस पेन को मैं ऊपर से नीचे छोड़ूं तो क्या होगा, हाइट घटेगी। हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन ला रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इससे क्या होगा, हाइट घटने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टोटल वही रहेगा। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर को फेंको तो क्या होगा, जब आप ऊपर को फेंक रहे हो तो हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों का टोटल वही रहेगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डेस्ट्रॉयड, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो हम पैदा कर सकते और न उसे समाप्त कर सकते। समझ में गया? इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज द चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम है जो आपके सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक, तो उस आपका सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा सिग्मा क्यू, कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो दूसरे अपने सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा। अब चूंकि चार्ज न पैदा हो सकता न खत्म हो सकता, चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि हमने सिस्टम को क्या कर दिया? आइसोलेट। आइसोलेट माने दूसरे से लेन देन नहीं करेगा, तो उस स्थिति में इसका चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम को या सराउंडिंग को चार्ज का लेन देन नहीं करेगा और चार्ज न क्रिएट हो सकता और न डिस्ट्रॉय हो सकता, तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। इसे क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम 12th में पढ़ेंगे। और आपने जो भी पढ़े और भी खूब सारे लॉज हैं आपके नेचर में, खूब लॉ हैं। ये तो आपके एक ग्लिप्स थी, आपको थोड़ी सी उदाहरण द्वारा बताया था। इस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में मुख्य जो छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझानी थी वो समझा चुके। उसके बाद देखो बच्चों, अपने इंडियन साइंटिस्ट के नाम बताओ, उनने क्या आपकी डिस्कवरी की, क्या खोज की, और आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, किस किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हमारी सोसाइटी है उसमें फिजिक्स कहाँ काम आ रही है, ठीक। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको खुद पढ़ने की है, उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मुख्य जो चीज़ है जिसको थोड़ा वो समझना था वो आपको बता दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में से एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, और आएगा तो जनरल से आएगा। अब आपसे पूछ लिए कि नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्स के नाम लिखिए, तो आपको याद है, तो ये जनरल चीज़ें पूछेगा। पहली बात तो एग्जाम में इसमें से कुछ पूछेगा नहीं। और हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से आज चैप्टर 1 समाप्त हो रहा है। अब हमारा जो 2nd चैप्टर है, ठीक, नाम नहीं बताऊंगा, अब बुक्स लाइए, खुद पढ़िए, और वहाँ से आपको अब वास्तव में सिंसियर होके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।